बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रूल ऑफ इन्फ्लुएंस। Rule of inference and propositional logic. We always use a truth table to show that an argument form is valid. तो हमने पिछले लेक्चर्स में ट्रुथ टेबल देखे थे कि किस तरह हम देख सकते हैं कि कोई भी आर्गुमेंट, जब मल्टीपल आर्गुमेंट्स आपके पास थे, कि वो वैलिड है या इनवैलिड. We do this by showing that whenever the premises are true, the conclusion must also be true. तो हमने देखा था कि जब आपके प्रेमिसेस ट्रू हो तो कंक्लूजन भी क्या होता था, ट्रू होता था, तभी कोई आर्गुमेंट वैलिड होता था. दिस कैन बी अ tedious approach. For example, when an argument form involves 10 different propositional functions, to use a truth table to show this argument form is valid requires 2 raised to power 10 is equals to 1024 rows. लेकिन जब हमारे पास जैसे जैसे प्रोपोजिशनल वेरिएबल बढ़ते चले जाते हैं, उनको हैंडल करना ट्रुथ टेबल में हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो उसके लिए सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि हम क्या करें, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस का इस्तेमाल करें. रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस आर टेम्पलेट्स फॉर वैलिड आर्गुमेंट. बेसिकली रूल्स क्या हैं, आपके पास बने बनाए हैं इन्फ्रेंसेस के लिए, टेम्पलेट्स हैं जिनको हम क्या यूज करते हैं, आर्गुमेंट्स की वैलिडिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं. These rules of inferences can be used as building block to construct more complicated varied arguments form. There are different kinds of rules of inferences. ये multiple types के rule of inferences हमारे पास given है. हम इनको क्या करेंगे, एज ए टेम्पलेट यूज करेंगे किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी को प्रूफ करने के लिए. तो कोई भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट आ जाता है तो बाय यूजिंग रूल ऑफ इन्फ्रेंस आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. मगर उसके लिए एक चीज का होना जरूरी है कि आपको इन तमाम रूल्स ये आपको आते हो. अगर आपको रूल्स आते होंगे देन ही आप क्या कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला रूल, विच इज कॉल्ड मॉडस प्रूनर. उसकी फॉर्म क्या होती है, P implies QP and conclusion is Q. Modus ponens, Latin translate to mod that affirms. इसे लॉ ऑफ डिटैचमेंट भी कहते हैं. ये आपका फर्स्ट लॉ है. अच्छा जी, मॉडस पोनल P, पिछली स्लाइड में देखें, P implies Q हाइपोथेसिस P. इसकी पोजीशन चेंज भी कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मॉडस पोनल ही रहेगा. Modus ponens tell us that is a conditional statement and hypothesis of this conditional statement are both true, then the conclusion must also be true. तो अगर ये दोनों आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q और हाइपोथेसिस P क्या है, अगर दोनों क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, तो लाजमी है कि आपका कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी. इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क. यू हैव द पासवर्ड देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू द नेट. सबसे पहले आप लोगों ने ये देखनी है कि आपके पास कितने यहाँ पे प्रोपोजिशनल वेरिएबल है, यानी कितनी आपके पास स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, ताकि आप उनको क्या करें, वेरिएबल यानी प्रोपोजिशनल वेरिएबल बना सकें और उसके बाद देख सकें कि कौन सा रूल ऑफ इन्फ्रेंस का टेम्पलेट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है. तो हमने जब पूरा क्वेश्चन रीड किया तो हमारे पास कितनी निकली स्टेटमेंट्स, यानी नंबर स्टेप स्टेप 1 क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, then you can log on to the network, which is your second statement. You have the password, repeating sentence. You can log on to the network again. ये भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे सिंपली. इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क. जब आपने इस स्टेटमेंट को रीड किया तो हमें पता चल गया ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट को हम, यानी हमें पता चल कैसे पता चलता है, इफ से स्टार्ट होती है और बीच में देन इम्प्लाइज इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं. तो हमारा ये, इसको हम सबसे पहले यू हैव करंट पासवर्ड को डिनोट कर देते हैं सम लेटर पी के साथ, और यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क को हम कर देते हैं क्यू के साथ. अब आपने इसकी क्या करनी है, ट्रांसलेशन करनी है. You have a current password, then you can log on to the network. P implies Q. You have the password. हमने किसे रिप्रेजेंट किया था, P से, P लिख दिया. Therefore का क्या मतलब है कि ये
कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट। यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क, कंक्लूजन का साइन लगाया, लॉग ऑन टू द नेटवर्क को किससे डिनोट किया है, क्यू के साथ, और साथ में हमारा क्यू आर। अब आप इसको जो रूल ऑफ इन्फ्रेंसिस आपके पास गिवन होंगे, आपने देखना है कि क्या ये किसी रूल ऑफ इन्फ्रेंस से मैच करता है। अगर ये आर्गुमेंट, अगर ये फॉर्म किसी भी रूल ऑफ इन्फ्रेंस से मैच करती है तो हमने उसका क्या लिख देना है, डायरेक्ट नाम लिख देना है। दिस फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट इज कॉल्ड मॉडस पूनम। जब हमने रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस देखे तो ये जो हमारी फॉर्म थी, बल्कि अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको कि ये हमारा मॉडस पूनम लॉ है, तो हमने देखा कि ये जब पूरा बना तो इसकी फॉर्म कैसी बन गई है, मॉडस पूनम जैसी। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मॉडस पूनम लॉ। मॉडस टॉलरेंस नेक्स्ट आपका लॉ है, negation q, p implies q and conclusion is negation p. Modus tollens tell us that a conditional statement is true. p implies q is क्या है, true है। hypothesis क्या है, is true, conclusion of this conditional statement is false. Conditional statement is true but conditional statement is, but the conclusion is false, then hypothesis will also be false. तो इसका hypothesis भी क्या होगा, false होगा। क्यों, क्योंकि conclusion क्या आ रहा है हमारे पास, false आ रहा है, इसलिए hypothesis हमारा positive नहीं हो सकता। तो ये मॉडस टॉलन का कहने के एक तरह का फॉर्मूला है, इसे आपने क्या करना है, याद कर लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। You can log on to the network. If you have a current password, then you can log on to the network. Therefore, you don't have a current password. पिछली ही एग्जाम्पल है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स करें तो हमारे पास यहाँ पे दो बन रही हैं, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, दो लेटर्स के साथ डिनोट कर दिया, पी और क्यू, और हमने उनकी क्या लिख लेनी है, फॉर्म लिख लेनी है। यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क को हमने डिनोट किया क्यू के साथ, एंड यू हैव अ करंट पासवर्ड को कर दिया पी के साथ। अब हम इसकी ट्रांसलेट सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं। यू कांट लॉग ऑन टू द नेटवर्क, क्या बन जाएगा, नेगेशन क्यू। If you have a current password P, then you can log on to the network. P implies Q. Therefore का मतलब है it's your conclusion. You don't have a current password. Negation P. तो ये आपके पास क्या आ गई, ये वाली फॉर्म आ गई। फिर इस फॉर्म को अगर मैच करें तो अभी अभी जो हमने एक रूल पढ़ा है विच इज कॉल्ड मॉडस टॉलरेंस, ये क्या कर रहा है, यही वो फॉर्म नहीं बन गई, तो हम कह सकते हैं कि आपकी ये मॉडस टॉलरेंस की फॉर्म। बेसिकली ये रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस है जिनको आपने क्या करना है, याद कर लेना है। एक दफा इनको याद कर लें, फिर आप आसानी से इनको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉडस पूनम, मॉडस टॉलरेंस, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, डिस्जंक्टिव सिलोजिज्म, एडिशन, सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन एंड रेजोल्यूशन, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको कोशिश करनी है कि आप इनको अच्छे से याद कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है, स्टेट विच रूल ऑफ इन्फ्लुएंस इज द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑन। इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, therefore it is either below freezing or raining। सबसे पहला स्टेप, ये देखिए कितनी स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज बिलो फ्रीजिंग, इट इज आइदर बिलो फ्रीजिंग रिपीट हो रही है, और रेनिंग नाउ, यानी इट इज रेनिंग नाउ, हमारे पास क्यू बन गया। मैंने लेटर डिनोट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी इनकी आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है, आर्गुमेंट फॉर्म बनाई तो कैसे बनेगी, इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, तो क्या बन गया, बिलो फ्रीजिंग के लिए क्या है, पी। देयरफॉर का मतलब क्या है, इट्स योर कंक्लूजन। इट इज आइदर बिलो फ्रीजिंग मींस पी, और रेनिंग, बीच में सिंबल क्या आ रहा है, और, तो क्या आ गया, पी और क्यू। तो हमारे पास ये आर्गुमेंट फॉर्म बन गई। अब इस आर्गुमेंट को फॉर्म को हमने, जो हमने अपने रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस याद किए थे, उनमें देखना है कि ये किससे मैच हो रहा है। फिर हम जब मैचिंग करेंगे तो हमें एक जगह मिलेगा कि हमारा रूल जो है वो एडिशन रूल ऑफ इन्फ्लुएंस से मैच कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि यह बेसिकली हमारा एडिशन रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट, state which rule of inference is the basis of the following argument. It is below freezing and raining now, therefore it is below freezing now। फिर वही काम कि आपके पास पहले कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, अगेन पुराना ही है, तो इसमें हमारे पास दो ही है। दोनों को हमने क्या कर दिया, दो लेटर से दोनों को डिनोट कर दिया, एक बिलो फ्रीजिंग के लिए और एक इट इज रेनिंग के लिए, आपके लिए। अब आपने इसकी क्या बनानी है, आर्गुमेंट फॉर्म यानी सिंबॉलिक फॉर्म। इट इज बिलो फ्रीजिंग एंड रेनिंग नाउ, तो ये क्या हो गया, पी एंड क्यू, दो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, कनेक्ट किससे हो रही है, एंड से, तो एंड ऑपरेटर लगा दिया। देयरफॉर का क्या मतलब है कि ये क्या है, हमारा कंक्लूजन। इट इज लो फ्रीजिंग नाउ, लो फ्रीजिंग नाउ के लिए हमने क्या लिखा था, ये लिखा था। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गई, ये वाली बन गई।
P and Q, and conclusion is P. This argument uses simplification rule of inferences. तो जब हमने rule of inference से मैच किया, बेसिकली हमारा simplification rule of inference था। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, ये जरा साइज में बड़ी हो गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आर्गुमेंट फॉर्म बनानी आती है, रूल्स आते हैं, तो आप उनको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। If it rains today, then we will not have a barbecue today. If we don't have a barbecue today, then we will have a barbecue tomorrow. Therefore, if it rains today, then we will have a barbecue tomorrow. सबसे पहला स्टेप, कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है ताकि हम उतने नंबर ऑफ लेटर्स उनको असाइन कर सकें, इतनी प्रोपोजिशनल्स आपके पास वेरिएबल आ सके। तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल देखने के लिए स्टेटमेंट देखनी पहले जरूरी है। If it rains today, it is your first statement. Then we will have a barbecue today. It's your second statement. Now this statement is repeating. Then we will have a barbecue tomorrow. It's your third statement. Therefore, if it rains today, repeating. Then we will have a barbecue tomorrow. It also repeating. So, then here we have 3 statements. अब हमने क्या किया? After 3 statements, we are going to assign 3 letters to them. P is equals to if it rains today, Q if we will not have a barbecue today, R is equals to we will have a barbecue tomorrow. Next step is आपने इसकी symbolic form बनानी है, तो argument form बनाए। देखो, if it rains today, then it's mean it's your conditional statement. तो हमने क्या लगा दिया? P, then we will not have a barbecue today. Not have a barbecue today के लिए हमने क्या किया है? Q, तो ये क्या आ गया? P implies Q. If we don't have a barbecue today, देन अगेन ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो डोंट हैव बारबेक्यू टुडे के लिए हमारे पास क्यू ही आ रहा है। इम्प्लाइज वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो, आर क्या आ गया? क्यू इम्प्लाइज आर आ गया। देयरफॉर इट्स योर कंक्लूजन, इफ इट रेन्स टुडे पी इम्प्लाइज देन कुछ शो कर रहा है, देन वी विल हैव अ बारबेक्यू टुमारो, आर क्या आ गया? पी इम्प्लाइज। इस तरह हमने क्या कर ली? सिंबॉलिक फॉर्म लिख ली। अब जब हमने इस सिंबॉलिक फॉर्म को मैच किया, तो बेसिकली ये हमारे रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस में से हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म वाला रूल्स है। इसको हमेशा याद रखिएगा। देखें, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R और P इम्प्लाइज R। जब आपके पास डायगोनल ये दोनों क्या हों? सेम होंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? P इम्प्लाइज R। यानी हमने कैंसिल कर दिए एक तरह से, तो आंसर क्या बना? P इम्प्लाइज R। तो डायरेक्ट हमने क्या कर लिया? टेम्पलेट यूज कर लिया हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस अ वैलिड आर्गुमेंट? पूछ रहे हैं क्या ये वैलिड आर्गुमेंट है? अगर तो हमारा रूल अप्लाई हो रहा है तो वैलिड है, अगर नहीं हो रहा तो इनवैलिड है। इफ यू लिसन यू विल हेयर व्हाट आई एम सेइंग, यू आर लिसनिंग देयरफॉर यू हेयर व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा जी, सबसे पहले इनको डिनोट कर देंगे सम लेटर्स, यानी प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स बना लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज यू लिसन, और सेकंड स्टेटमेंट इज यू हियर व्हाट आई एम सेइंग। हमारे पास क्या बन गई? इफ यू लिसन यू विल हियर व्हाट आई एम सेइंग। तो ये क्या आ गया आपके पास? कंडीशनल स्टेटमेंट। पी इम्प्लाइज क्यू, और यू आर लिसनिंग के लिए फिर क्या आ गया? पी। देयरफॉर का मतलब है कंक्लूजन, यू हियर व्हाट आई एम सेइंग इज क्यू। तो जब हमने इसको मैच किया, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया? ऑर्डर लॉ। ये हमारे पास वैलिड आर्गुमेंट। अच्छा जी, आगे क्या देख रहे हैं हम? यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस टू बिल्ड आर्गुमेंट्स व्हेन देयर आर मेनी प्रेमिसेस सेवरल रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस आर often needed to show that an argument is valid. You translate the statement into argument form using propositional variables. You then want to get from premises hypothesis to the conclusion using rules of inferences. अब पहले काम जिंदगी आसान थी। आपके पास जैसे ही आप ट्रांसलेट यानी आर्गुमेंट फॉर्म कर बनाते थे, तो उसके ऊपर हमारा डायरेक्ट रूल अप्लाई हो जाता था, तो जिंदगी आसान थी। लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास अगर प्रीमिसेस ज्यादा, देखो वहां पे हमने मैक्सिमम 2 या 3 आपके पास प्रोपोजिशन वेरिएबल थे, जिनको जब हमने वर्ड प्रॉब्लम आर्गुमेंट फॉर्म बनाई, तो हमारे पास डायरेक्ट आर्गुमेंट बन गया। लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ प्रीमिसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है,
3 से ज्यादा हो जाएंगे और समटाइम्स उनके ऊपर डायरेक्ट रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ज्यादा सारे रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस का इस्तेमाल करेंगे अपने आर्गुमेंट को ये देखने के लिए कि वो वैलिड है या इनवैलिड। स्टेप वही होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है और आर्गुमेंट फॉर्म बनानी है बाय यूजिंग प्रोपोजिशनल वेरिएबल। देन आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेमिस को उठाएंगे, उसको रूल ऑफ इन्फ्लुएंस से मैच करेंगे, उसके आंसर लेंगे और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रेमिसेस को उठाएंगे और उन दोनों को मिला के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर इसी तरह जो उनका आंसर होगा, फिर थर्ड प्रेमिस उठाएंगे, पिछले आंसर को नेक्स्ट प्रेमिस के साथ मिलाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कब तक, जब तक कि हमारे पास कंक्लूजन ना आ जाए। और मजे की बात यह है कि जब आप इसकी आर्गुमेंट फॉर्म बनाएंगे तो आपके पास कंक्लूजन होगा, यानी आंसर भी आपके पास मौजूद है। लेकिन उसके अंदर की पॉइंट क्या है कि अगर आपके प्रोपोजिशनल वेरिएबल ठीक है, आपके आर्गुमेंट फॉर्म ठीक है, देन आपका रूल ऑफ इन्फ्लुएंस ठीक निकलेगा, तभी आपका आर्गुमेंट सही निकलेगा। अगर आपकी आर्गुमेंट फॉर्म ही ठीक नहीं है तो कभी भी आपकी आर्गुमेंट की वैलिडिटी सही नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। We will go swimming only if it is sunny. If we don't go to swimming, then we will take a boat trip. And if we take a boat trip, then we will be home by sunset. Lead to the conclusion, we will be home by sunset. अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप आपने इसमें प्रोपोजिशनल वेरिएबल बनाने। इसके लिए हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। आइडेंटिफाई करें कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, देन हमारा सेकंड स्टेप होगा उसकी आर्गुमेंट फॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कितनी स्टेटमेंट्स है। It is not sunny this afternoon. It's your first statement. It is colder than yesterday. It is your second statement. We will go swimming. Third statement, if it is sunny. Second statement, अच्छा जी, we don't go to swimming. It's a repeating sentence. Then we will take a boat trip. ठीक है, अगेन आपके पास आ गई एक स्टेटमेंट, we will take a boat trip. Repeating sentence. Then we will be home by sunset. ये भी आपके पास क्या आ गई, एक और स्टेटमेंट आ गई। We will be home by sunset. अगेन आपके पास क्या है, रिपीटिंग स्टेटमेंट। हमने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, अपनी स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर। तो इट इज नॉट सनी नेगेटिव है, लेकिन हम पॉजिटिव ले सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो पॉजिटिव अलहदा बना लेते हैं और नेगेटिव के लिए एक अलहदा प्रोपोजिशन वेरिएबल यूज करते हैं। उसकी हमें जरूरत नहीं होती, आप उसके लिए निगेशन यूज कर सकते हैं, यानी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव लें और निगेशन में उसकी नेगेटिव ले लें। और कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि नेगेटिव को सेंटेंस के लिए निगेशन ही लगा देते हैं वेरिएबल यहाँ पे। तो आपने ऐसे नहीं करना, अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव भी है फिर भी आप उसको पॉजिटिव लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इट इज सनी दिस आफ्टरनून था, बट मैंने ले लिया इट इज सनी दिस आफ्टरनून और उसको पीछे से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मुझे लगाना होगा तो क्या करूंगी, निगेशन भी कर दूंगी। इट इज कोल्डर देन यस्टरडे को हमने डिनोट कर दिया क्यू के साथ। वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी, तो इसको हमने कर दिया आर के साथ। वी विल टेक अ बोट ट्रिप, क्या कर दिया, एस के साथ। और वी विल बी होम बाय सनसेट को डिनोट कर दिया टी के साथ। ये आपका फर्स्ट स्टेप। देन आपने क्या करना है, इसकी आर्गुमेंट फॉर्म बनानी है। आर्गुमेंट फॉर्म बनाने की बनाई जब हमने, तो यहाँ पे देखो, इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, पी और क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पी एंड क्यू, क्योंकि इट्स नॉट अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ये एंड यूज हो रहा है दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी। We will go swimming only if it is sunny. इसके लिए क्या है आपके पास, आर है, तो क्या आ गया, आर इम्प्लाइज पी, क्योंकि सनी हमारे पास पहले हमने नोट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, आर इम्प्लाइज पी। ठीक है, ये देखो साथ में आ गया आर इम्प्लाइज पी। वापिस गए, इफ वी डोंट गो टू स्विमिंग, डोंट गो टू स्विमिंग यानी क्या आ गया, निगेशन आर आ गया। देन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इम्प्लाइज वी विल टेक अ बोट ट्रिप, इसको हमने डिनोट किया था एस से, तो क्या आ गया, आर इम्प्लाइज, निगेशन आर इम्प्लाइज एस।
negation R implies S, फिर वापस गए, if we take a boat trip denoted by S, then ये भी क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, S implies we will be home by sunset, क्या आ गया, T, S implies T। अगला फोर्थ प्रेमिस देखें क्या बन गया, S implies T। फिर गए वापस, lead to the conclusion, it means it is your conclusion, we will be home by sunset is denoted by the propositional variable T, ये क्या आ गया, T आ। अब सबसे पहला स्टेप, हमने प्रोपोजिशनल वेरिएबल निकाले, फिर हमने क्या बना ली, उसकी सेकंड स्टेप इज आर्गुमेंट फॉर्म बना ली, जो कि हमारे पास है। आर्गुमेंट जब फॉर्म बनाई तो हमारे पास क्या आया, कंक्लूजन। और बेसिकली ये क्या है, आपका आंसर। हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेमिस को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके आंसर के साथ सेकंड प्रेमिस को मिला के सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ नेक्स्ट प्रेमिस को मिलाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर पिछले के आंसर और थर्ड का जो आंसर आएगा उसको फोर्थ के साथ मिलाएंगे, और हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, जो कि क्या होगा, कंक्लूजन ये होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने से। तो फर्स्ट प्रेमिस लिए विच इज निगेशन पी एंड क्यू। अब आपने इसको मैच करना, तो कहाँ से मैच करना है, रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस के साथ। अब मैंने जब इसे मैच किया तो ये देखो मेरे पास क्या आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन का रूल आ रहा है, यहाँ पे पी एंड क्यू एंड कंक्लूजन इज पी। अब यहाँ पे निगेशन लगा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने निगेशन को ऐसे ही आने दिया और आंसर में क्या लिख दिया, पी। अब मैंने क्या कहा था, पहले के आंसर को सेकंड प्रेमिस के साथ मिलाकर सॉल्व करना है, मैंने सेकंड प्रेमिस उठा दिया, जो क्या था, आर इम्प्लाइज पी। अब यहाँ पे देखो निगेशन पी है और कंडीशनल ऑपरेटर की पी है, तो ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा मॉडस टोलेंस रूल है। तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर निगेशन आर आ गया। और इस आंसर के साथ हमने नेक्स्ट प्रेमिस को मिलाना है और उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रेमिस उठाया, जो कि क्या था, निगेशन आर इम्प्लाइज है। अब यहाँ पे एरो से पीछे दोनों क्या है, सेम है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या, मॉडस पूना, निगेशन निगेशन से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, एस। अब इस आंसर को हमने नेक्स्ट प्रेमिस के साथ मिला के क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट प्रेमिस क्या था, एस इम्प्लाइज टी। अब फिर इन दोनों को देखो, एस एस इम्प्लाइज टी किससे मैच हो रहा है, ये दोनों सेम है, तो अगेन ये आपके पास क्या, मॉडस, आंसर क्या आ गया, टी। इस तरह हम क्या करते जाते हैं, पहले प्रीमिस को सॉल्व करते हैं और उसके आंसर के साथ नेक्स्ट प्रीमिस को मिला के सॉल्व करते हैं, फिर उनके आंसर के साथ नेक्स्ट प्रीमिस को मिला के सॉल्व करते हैं, जब तक के तमाम प्रीमिसेस हमारे पास सॉल्व ना हो जाए। और आखिर में जो हमारे पास रिजल्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, कंक्लूजन बनता है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास आर्गुमेंट फॉर्म में गिवन होता है। जी, अगली एग्जांपल देखते हैं। इफ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज देन आई विल फिनिश राइटिंग द प्रॉब्लम। इफ यू डोंट सेंड मी एन ईमेल मैसेज देन आई विल go to sleep early, and if I go to sleep early then I will wake up feeling refreshed. Lead to the conclusion, if I don't finish writing the problem then I will wake up feeling refreshed। अच्छा जी, मल्टीपल यहाँ पे आपके पास क्या प्रोपोजिशनल वेरिएबल है, तो सबसे पहला स्टेप आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स करना है। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स को वेरिएबल असाइन कर दिए, तो आपने देखा यहाँ पे, इफ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, आई विल फिनिश राइटिंग द प्रॉब्लम, इट्स योर सेकंड स्टेटमेंट, send not don't send me an email, it's a repeating sentence, then I will go to sleep early, it's your third statement. If I go to sleep early, again repeating, then I will wake up feeling refreshed is your fourth statement. Lead to the conclusion, I don't finish writing the problem, it's a repeating sentence, then I will wake up feeling refreshed is also a repeating sentence। तो हमारे पास बेसिकली चार क्या आ गई, स्टेटमेंट्स आ गई और हमने उनको वेरिएबल असाइन कर दिया। सेकेंड स्टेप इज क्या है, आर्गुमेंट फॉर्म बनाना। तो हमने इसकी आर्गुमेंट फॉर्म बनाई, सिंपल इफ देन कंडीशनल स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है, इफ देन कंडीशनल स्टेटमेंट है, फिर क्या है, इफ और देन कंडीशनल स्टेटमेंट है, और लास्ट वाली भी क्या है आपके पास, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने, हमारे पास तीन प्रीमिसेस आ गए और एक कंक्लूजन क्या है, निगेशन टू इम्प्लाइज एस। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रीमिस को उठाएंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसके आंसर के साथ सेकंड प्रेमिस को, सेकंड प्रेमिस और फर्स्ट के आंसर के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ मिला के हम करेंगे थर्ड को सॉल्व, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये कंक्लूजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और पहला प्रेमिस लेते हैं विच इज पी इम्प्लाइज। अब आप इसको अपने रूल ऑफ इन्फ्रेंस में देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसपे हम सिंपल पी इम्प्लाइज लगा के आंसर लगा सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका मतलब है कि खाली सिंगल प्रेमिस से हम इसे
क्या करें, देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर तो नहीं होता तो हम सेकंड प्रेमिस को मिलाएंगे। मगर अगर हम सेकंड प्रेमिस को भी मिलाएं तो हमने देखा है कि जहाँ पे हमारे पास दो एरोस हैं, ठीक है, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसके ऊपर अगर हम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म भी अप्लाई करें तो यहाँ पे हमने कहा था कि डायगोनल्स का मस्ट सेम होना मस्ट है। मगर यहाँ पे तो डायगोनल सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि दो को भी मिलाए तो हमारे पास आंसर नहीं बन रहा। तो क्या किया जाए? इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रेमिस के साथ हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये डायगोनल क्या हो जाए, सेम हो जाए। सोचें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डायगोनल है ये सेम हो जाए। तो ज्यादा सोचें, सोचने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट के स्टेप्स में हमने पढ़ा था, लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव चीज होती है। ठीक है, जब आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। ये हमने क्यों किया ऐसा? ये हमने इसलिए ऐसा किया, सिंगल प्रेमिस को सॉल्व करना हमारे लिए नहीं है मुमकिन, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड प्रेमिस को मिलाना पड़ेगा। मगर प्रॉब्लम ये थी कि सेकंड प्रेमिस में भी डायगोनल सेम नहीं आ रहे थे, तो डायगोनल्स को सेम करने के लिए हमने जो फर्स्ट प्रेमिस है इसको चेंज कर लिया कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके। जब हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया, हमने क्या किया? पहला स्टेप मुकम्मल कर लिया, सेकंड प्रेमिस को उठाया। अब सेकंड प्रेमिस को जब उठाया तो अब ये देखो, यहाँ पे दोनों क्या डायगोनल सेम है, तो आंसर क्या आ गया? निगेशन क्यू इम्प्लाइज। ठीक है, अब हमने इसमें कौन सा रूल लगाया था? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। एक चीज और याद रखनी है, जब जब आप स्टेप करेंगे जो जो रूल लगाएंगे उसको साथ साथ लिखते जाएंगे। अच्छा जी, निगेशन क्यू इम्प्लाइज आर भी लगा दिया। अब हमने क्या करना है? थर्ड प्रेमिस उठाया, पिछले के आंसर और थर्ड प्रेमिस को मिला के हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो डायगोनल क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया? निगेशन क्यू इम्प्लाइज एच। कौन सा रूल लगाया था? अगेन हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का इस्तेमाल किया था, और हमारा डिजायर्ड कंक्लूजन क्या था? निगेशन क्यू इम्प्लाइज है। और यहाँ पे हमारा क्या है? निगेशन क्यू इम्प्लाइज है। इस तरह हमने क्या किया? प्रेमिसेस सॉल्व करते गए जब तक कि हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच गए। तो इस तरह हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को बाय यूजिंग मल्टीपल रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस सॉल्व कर सकते हैं। रेजोल्यूशन लॉ, द रेजोल्यूशन लॉ इज पी और क्यू निगेशन पी और आर कंक्लूजन क्यू और आर। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? टोटोलॉजी ही आता है। जो ये फॉर्म है या रूल है, ये भी आपने साथ में याद कर लेना है। अच्छा, एग्जाम्पल है, using the resolution rule to show that the hypothesis Jasmine is skiing or it is not snowing and it is snowing or Bart is playing hockey imply that Jasmine is skiing or Bart is playing hockey. First step is identification of statements. हमने क्या की? स्टेटमेंट्स को प्रोपोजिशनल वेरिएबल असाइन कर लिए और देन क्या कर लिया? उनकी आर्गुमेंट फॉर्म बना लेनी है। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कितने हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। जैस्मिन स्कीइंग है और स्नोइंग है, और उसके बाद क्या है? बार्ट इज प्लेइंग हॉकी। हमारे पास यहाँ पे टोटल तीन स्टेटमेंट्स हैं, तो तीन वेरिएबल हमने उनको असाइन कर दिए। अब हमने उनको क्या करना है? ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करना यानी कि आर्गुमेंट फॉर्म बनाना। आर्गुमेंट जब हमने फॉर्म बनाई तो हमारे पास ये हमारी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट फॉर्म आ गई, जो कि डायरेक्ट टेम्पलेट से अप्लाई हो रही थी रेजोल्यूशन लॉ से। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके लिए एक ही किया है कि आप रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस को अच्छे से समझ के एक बार याद कर लें, तो आप आसानी के साथ कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बाय यूजिंग रूल ऑफ इन्फ्लुएंसेस उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।